Welcome. Hit the subscribe button and press the bell icon for the latest updates. अविनाश क्लासेस में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ। वो टॉपिक इंटेस्टाइन डिसऑर्डर से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये आप सोचते होइएगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या। बहुत सारे लोग इसमें कोलाइटिस से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक तरह का कोलाइटिस टाइप का डिजीज है, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा कि नाम से पता चलता है, बॉल हम इंटेस्टाइनल मसल्स जो है, जो मेरा इंटेस्टाइन है, उसको हम बॉल बोलते हैं और वो इरिटेट होता है। मतलब ये कि उसके मूवमेंट में जो हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, वो एक मूवमेंट होता है बॉल का, जिसको पेरिलिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। उस मूवमेंट के चलते ही फूड का मूवमेंट होता है और वो डाइजेस्ट होता है। अगर वो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो एक प्रकार का डिजीज होता है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसको आप सिंड्रोम बोलेंगे, डिजीज नहीं बोलेंगे। इस प्रॉब्लम के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसका कोई डायग्नोसिस नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम इमोशनल फैक्टर, हमारा इमोशनल फैक्टर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लार्ज इंटेस्टाइनल मूवमेंट वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारा इमोशनल फैक्टर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट को अफेक्ट करता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईबीएस भी बोलते हैं। जनरली वैसे लोग जो इमोशन, जिनमें इमोशन ज़्यादा है या जो इमोशनली अटैच्ड हैं या जो इमोशनली हर्ट होते हैं, वैसे लोग को ये प्रॉब्लम होता है और उसका असर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक पर पड़ता है और वो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के शिकार होते हैं। अब इस तरह के प्रॉब्लम में कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, बार बार बाथरूम जाने की टेंडेंसी, ये सब चीज के वो शिकार होते हैं। उनको लगता है कि भोजन ठीक से हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लगता नहीं है बल्कि डाइजेस्ट नहीं होता है। अब इमेजिन कीजिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं हो और वो बार बार बाथरूम जाए और उसके वजह से भोजन डाइजेस्ट नहीं हो और उसके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सब की कमी हो जाए, तो वो व्यक्ति कितना अधिक सफर करेगा। और ये सब चीज किस चीज से रिलेटेड है? ये सब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, टेंशन, इमोशंस, जो आज का ये प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड ये डिजीज है। इस डिजीज में स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसको हम हिंदी में अवसाद बोलते हैं और उसको बोला जाता है ये आदमी तनाव में है, ये आदमी डिप्रेशन में है। तो वैसी स्थिति में उस पेशेंट को क्या होता है? उस पेशेंट को कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, भोजन नहीं डाइजेस्ट होगा। इसके सिम्टम क्या हैं? जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगा, डिफेक्टिव फैट डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूसिंग बल्क
पेल ग्रीजी फॉल स्मेलिंग स्टूल्स होगा। और ऐसे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाता है, अचानक बहुत सा चीज होने लगता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम, मिल्क का डाइजेस्ट नहीं हो पाना, गुलेटिन भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। गुलेटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है ये आटा में, जिसको हम हर एक घर में लोग यूज करता है, उसका उससे प्रॉब्लम हो जाना। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, जो कि बहुत हद तक अगर ये सिंड्रोम ना हो के डिजीज हो जाए तो इसको हम कोलाइटिस कहेंगे। लेकिन बॉल के, हमारे शरीर के इंटेस्टाइन बॉल के मूवमेंट में प्रॉब्लम की वजह से ये बीमारी होता है, तो इट्स ए कॉल्ड ए सिंड्रोम। वैसे पेशेंट को क्या करना है? वैसे पेशेंट को इमोशंस को डाइवर्ट करना है कि बहुत ज्यादा वो इमोशनल न हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में न रहे, बहुत अधिक न सोचे, वगैरह वगैरह। अब इसमें डाइट क्या है? मेरा मेन काम है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है, कोर्स है, उसमें डाइट बताना। डायरिया में ऑब्वियस है, डायरिया में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज करेंगे, जो कि उसके वीकनेस को कंपनसेट करेगा, 10 से 20% इंक्रीज करेंगे। क्योंकि जब भोजन उसको डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको इलेक्ट्रोल वगैरह चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जो कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द एनर्जी इन हिज और हर बॉडी। दूसरा चीज है suitable bland balanced diet to prevent irritation into GIT tract, and it should be given in small amount. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट देंगे, जैसे वैसे आदमी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे आदमी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, मिल्क उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे आदमी को अवॉइड करना चाहिए फ्राइड और फूडी स्पाइसी फूड से। अच्छा, गैस का प्रॉब्लम उसमें बहुत ज्यादा होता है, गैस बहुत अधिक फॉर्मेशन होता है। ऐसे चीज को नहीं खाना चाहिए जिससे गैस अधिक हो। गैस से पेशेंट बहुत परेशान रहता है इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में गैस बहुत अधिक बनता है और गैस के चलते वो बहुत अधिक परेशान रहता है। तो उससे रिलेटेड मेडिसिन या फिर ऐसा चीज जो गैस न बने, जैसे कि वेजिटेबल्स हुआ, वेजिटेबल्स में बहुत सा ऐसा वेजिटेबल है जो गैस बनाता है, मटर है, उसके बाद बंदा गोभी है, चना है, ये सब चीज, बेसन है, इस सबसे उसको पेशेंट को इरिटेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या करना है? कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हार्ड स्टूल, ड्राई स्टूल होता है, इसके लिए उसको भूख भी नहीं लगता है, इसके लिए अगले को हमको कैलोरी और प्रोटीन देना है नॉर्मल, फ्राइड फूड कम देना है, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर डाइट देना है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को इंक्रीज करना है। मेरे कहने का ये मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी फाइबरस डाइट दो तरह का होता है। तो किस तरह का फाइबर डाइट उसको देना है ये देखना होगा, जो डाइट उसको सूट करे। और वैसे पेशेंट को जनरली हम कुछ मेडिकेटेड, कुछ इस तरह का मेडिसिन देते हैं जिसमें उसका बॉल का मूवमेंट धीरे 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 अपने जगह पर आए। उससे आदमी को इमोशनली स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी मेडिसिन दिया जाता है कि वो आदमी के शरीर पे, उसके ब्रेन पे, उसके दिमाग पर अधिक बोझ न पड़े। उस तरह का मेडिसिन जनरली डॉक्टर कुछ नींद की दवा, स्लीपिंग पिल्स वगैरह देते हैं जो सर्टेन पीरियड के लिए रहता है। तो ये एक इस तरह का डिजीज है जो समाज, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है। वैसे लोगों को इमोशनली
और सेंटिमेंटल, दो चीज का अटैचमेंट आदमी को एक लिमिट से होना चाहिए। इसमें ये बहुत जरूरी है कि आदमी इस डिजीज को पहचाने। जो सफरर है उसको ये डिजीज को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा डिजीज है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या नहीं। और जनरली लोग इसमें पैनिक करते हैं कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, तो कभी वो हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं, तो उनको बताया जाता है कि नहीं, इनको एच पायरोली बैक्टीरिया है उसके वजह से ऐसा हो रहा है, तो कीड़ा का दवा लेने लगते हैं। उसके बाद बहुत तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसके बाद कभी कोई सीटी स्कैन कराने लगते हैं कि कहीं कोई हमको बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गया है, कैंसर वगैरह तो नहीं हो गया है, इसलिए पूरे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का सीटी स्कैन कराते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे रिजल्ट नहीं आने के बाद वो डिसाइड तब जाके डॉक्टर ये उनको बताता है कि नहीं, आप घबराइए नहीं, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो आप जो पेशेंट है उसको ये ध्यान देना होगा कि क्या वो किसी चीज को सुन के, कोई ऐसा खबर है जिसको सुन के, कुछ इस तरह के वाक्य को सुन के वो इतने अधिक सेंटिमेंटल तो नहीं है कि उनको उनके इंटेस्टाइन पर फर्क पड़ रहा है। तो ये इस डिजीज में क्या है कि जितना जल्दी ये डिजीज उनको पता चलेगा उसका उतना जल्दी इलाज संभव है। इसमें भी काफी इफेक्टिव मेडिसिन आते हैं। उस मेडिसिन का नाम मैं बता देता हूं। वो मेडिसिन वो ले सकते हैं, इस तरह के डॉक्टर हैं तो, जैसे रात में इस तरह के पेशेंट हैं तो, जैसे कोई गैस का दवा लीजिए सवेरे, अगर गैस बहुत बन रहा है तो आप ये सीजास्पाइक्स एक ल्यूपिन की दवा आती है वो ले सकते हैं, जो आपके बॉल के मूवमेंट को एकदम सही रखेगा। दवा का नाम है सीजास्पाइक्स। मान लीजिए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूल में म्यूकस वगैरह आ रहा है, तो आप ले सकते हैं, उसमें रिफैक्सिन दवा है वो ले सकते हैं 2-3 दिन के लिए। अगर आपको सारा प्रॉब्लम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ सेंटिमेंट वजह से है या स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप रात में स्लीपिंग पिल जैसे एडिपाम प्लस है ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह की दवा लेके इस तरह के प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये क्यूरेबल है। पेशेंट के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होने के बाद वो तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं, तरह तरह का टेस्ट कराने लगते हैं। लेकिन उनको पैनिक न होके ये कंक्लूड करना होगा कि ये आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है। अगर वो है तो उसका इलाज है, और पेशेंटली अगर उसका इलाज कीजिएगा, पैनिक नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा, तो धीरे धीरे डोज को आप सब चीज को इंक्लूड करने लगिएगा, विटामिन्स को, मिनरल्स को धीरे धीरे अगर अपने आप डाइट में इंक्लूड कीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो कृपया मैं उन सारे लोगों से बोलूंगा जो सफरर हैं या नहीं भी हैं, इस तरह के प्रॉब्लम में मेरे इस वीडियो को देखें और उससे आप लोग लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।